हेलो ऑल, वेलकम टू दिस चैनल। ये चैनल बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। इस चैनल में हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बीपीएससी डे बाय डे इवॉल्व कर रही है, इसलिए हमें भी अपने आप को उसी हिसाब से इवॉल्व करना है। टॉपिक है 1857। यूपीएससी प्रीलिम्स में 1998 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड देयर स्टैंड इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। डिड दे अपोज द रिवॉल्ट, डिड दे सपोर्टेड द रिवॉल्ट और डिड दे रिमेन न्यूट्रल और डिड दे फॉट अगेंस्ट द नेटिव रूलर इटसेल्फ। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह का समर्थन किया था, विद्रोह का विरोध किया था, विद्रोह के प्रति तटस्थ रहे थे या देशी शासकों के खिलाफ लड़ाई की थी। अगेन इन 2005 फिल्म्स एक क्वेश्चन आया था अबाउट द टेरिटरीज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। 1857 के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र नहीं थे झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। यूपीएससी 2005 फिल्म्स। तो ये दोनों क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक रहा है, हर साल आपको पेपर में एक नए क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाएगा। तो हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसे अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम इसे पैन इंडिया के रिस्पेक्ट में कवर करते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट रातों रात नहीं हुआ था, इट वॉज नॉट ओवरनाइट। दिस वॉज रिजल्ट ऑफ कैरेक्टर एंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, कैरेक्टर एंड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स colonial India, and almost all segments of the society like rulers, peasants, sepoys, traders, artisans and even zamindars were affected badly by the policies and character of the Britishers. एंड 1857 के पहले भी हमें बहुत सारे रिवोल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बेसिकली ट्राइबल नेचर के होंगे एंड पीजेंट नेचर के होंगे, एंड दे वर वेरी मच रीजनलाइज्ड। ये रीजनलाइज्ड नेचर के होंगे। बट 1857 का रिवोल्ट हम एक तरह से कह सकते थे एक पैन इंडिया रिवोल्ट था, जिसमें बहुत सारे रीजन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसके कॉजेज़ को अगर हम समझें तो इसके कॉजेज़ को हमने 5 हेड में कैटेगराइज किया है। पहला था इकोनॉमिक कॉजेज़, दूसरा पॉलिटिकल कॉजेज़, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, चौथा है सोशो रिलीजियस कॉजेज़, पांचवा होगा डिसकंटेंट ऑफ सिपॉयज, और छठा कॉज है आउटसाइड इवेंट्स। तो चलिए एक एक को डिटेल में समझते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले। अगर इकोनॉमिक कॉजेज़ के ऊपर जाएं तो वी वेर वेल नोन दैट ब्रिटिशर्स वेर फेमस फॉर देयर अनपॉपुलर रेवेन्यू सिस्टम एंड हैवी टैक्सेशन। कहा जाता था कि अगर भारत में अगर घास भी उगता है, ग्रास, इवन दे वुड टैक्स ऑन दैट एंड वांट इनकम ऑन दैट। सो पीजेंट्स जो थे वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए थे। वो मनी लेंडर से लोन मांगते थे और मनी लेंडर उन्हें पैसा देते थे, बट इन रिटर्न दे कुड नॉट रिटर्न द मनी, सो देयर लैंड वेर कॉन्फिस्केटेड। और अब जो होते थे और जो मनी लेंडर्स होते थे वो अब कहीं ना कहीं लॉर्डशिप बन गए थे। मीन्स जो मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स थे दे वर बिकमिंग लैंडलॉर्ड्स। इवन आर्टिशंस एंड हैंडीक्राफ्ट वर डिस्करेज। ब्रिटिशर्स वेर फेमस फॉर ब्रिंगिंग और इम्पोर्टिंग द फॉरेन गुड्स। वो ब्रिटिश अपने गुड्स को डायरेक्टली इम्पोर्ट करते थे और लोकल ट्रेडर्स और लोकल आर्टिशंस और हैंडीक्राफ्टमैन को डिस्करेज किया जाता था। इवन कार्ल मार्क्स इन 1853 said that Karl Marx in 1853 said that it was British intruder who broke the Indian handloom and destroyed the spinning wheel. England began with depriving the Indian cottons from European market. It introduced twist into Hindustan and it inundated द वेरी मदर कंट्री ऑफ कॉटन्स विद कॉटन्स। मीन्स जिस कंट्री में कॉटन्स की बाढ़ थी उसको कॉटन्स फ्लड सूखा ड्रॉट एरिया बना दिया। मीन्स इंडिया में कॉटन की कमी हो गई थी, वो सारा कॉटन इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से फिनिश गुड इंडिया में लाते थे। अब हम देखेंगे कि ज़मींदार जो थे ज़्यादा संख्या में अपना लैंड राइट्स को खो रहे थे। इन अवध क्षेत्र ओनली 21,000 तालुकदार्स
के स्टेट्स कॉन्फिस्टिकेट कर लिए गए थे। उनके स्टेट लार्ज बिग साइज ऑफ लैंड को कहा जाता था। जो बिग साइज ऑफ लैंड थे उनको 21,000 ताल्लुकदार अपने ज़मीन को खो दिए थे। इसीलिए वो कहते थे वी आर अनेबल टू वर्क, अशेम टू बैग एंड कंडेम टू प्यूनरी। मतलब वो काम करने में असमर्थ थे और उन्हें भीख मांगने में शर्म आती थी। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल कॉज के ऊपर। तो पॉलिटिकल कॉज में हम देखेंगे कि ब्रिटिश के हार्श पॉलिसीज़ थे। पहला था सब्सिडियरी लाइन्स, दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तीसरा है राइट टू सक्सेशन डिनाइड बाय हिंदू प्रिंस। ये लॉ ये कहता था कि अगर जो हिंदू राजा है वो उनके बेटे अपने पिता के गद्दी को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आप अच्छे से जानते हैं, जिसके थ्रू झांसी, सतारा जैसे बड़े बड़े एम्परर को कैप्चर किया गया। और ये कहता था कि अगर कोई भी राजा की उसकी अपनी संतान नहीं है तो वह अडॉप्टेड सन को अपना या अंपायर नहीं दे सकता है। सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसमें पहले उन्होंने मिलिट्री एड दिया, फिर मिलिट्री का खाना पानी उसी स्टेट से दिलवाया और फिर कहा कि हम आपके साथ वॉर लड़ेंगे। एंड धीरे धीरे वो पूरे स्टेट को कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो ब्रिटिश के द्वारा अवध का एनेक्सेशन किया गया था, दैट वाज मेजर ब्लो टू द प्रेस्टीज ऑफ द रूलिंग क्लासेस ऑफ द अवध। अवध काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था। आपने देखा इकोनॉमिक कॉज में भी अवध में ज़्यादा जमींदार 21,000 जमींदार वर अफेक्टेड एंड पॉलिटिकली दे वर ऑल्सो ब्लोन डाउन टू द ग्राउंड। नेक्स्ट हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में देखा जा सकता है कि देयर वाज रैम्पेंट करप्शन बहुत ज़्यादा था अमंग द पुलिस ऑफिसर्स, लोअर कोर्ट ऑफिशियल्स, पेटी ऑफिशियल्स जो छोटे छोटे काम करते थे छोटे ऑफिस में, और एब्सेंटी सोवर्निटीशिप देखा गया था। नेक्स्ट विल मूव टू द सोशो रिलीजियस कॉजेज। इसमें हम देखते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है, जो कि ब्रिटिश फ्लैग के अंदर आते थे। लोग पहले ही उस समय बहुत ज़्यादा हर्ट थे कि उनके रिलीजन में इंटरफेरेंस किया जा रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा। जैसे कि उस समय एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम एबॉलिश हो चुका था। ये सेंटिमेंट को हर्ट किया। विडो रीमैरिज की बात चल रही थी। वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था। इवन टेम्पल और मॉस्क के ज़मीन को भी टैक्स करने की कोशिश की गई थी। टेम्पल लैंड्स को टैक्स किया गया था। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1856 को भी पास किया गया था। डिसकंटेंट अमॉन्ग सिपॉइज, जो सिपॉइज थे जो ब्रिटिश के साथ लड़ते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा एगोनाइज थे ड्यू टू द ट्रीटमेंट टुवर्ड्स ब्रिटिश एंड इंडियन सिपॉइज। तो पहले एक रूल हुआ करता था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट। इसमें ये कहा जाता था कि उस समय का ट्रेडिशन था कि अगर कोई भी इंडियन रिवर क्रॉस करता है तो उसका रिलीजन भंग हो जाता है। तो कैनिंग के द्वारा ये रूल लाया गया था कि कोई भी सिपॉय अपने लाइफ टाइम में दे वेर बॉन्ड टू सर्व एनीवेयर एज पर नीड। तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किया गया था। नेक्स्ट था फॉरेन सर्विस एनलिस्टमेंट। जो ब्रिटिशर्स इंडियन सोल्जर्स को फॉरेन कंट्री या इवन पंजाब रीजन में ले जाते थे फाइट करने के लिए, उन्हें एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर उन्हें भत्ता कम मिलता था। तो दिस वाज बैड ट्रीटमेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स, जो सिपॉइज के मेंटालिटी को मॉरल डाउन करता था और कहीं ना कहीं एक डिसकंटेंट पैदा किया। नेक्स्ट, इट कैन बी सेड दैट सिपॉइज वर पीजेंट इन यूनिफॉर्म। वो अपने सेंटिमेंट्स को, अपने कॉन्शियंस को अपने रूलर पॉपुलेशन और रूलर सेंटिमेंट से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए थे। दे वर जस्ट पीजेंट इन यूनिफॉर्म। लास्ट कॉज वाज आउटसाइड इवेंट। इंडिया के बाहर उस समय देखा जा रहा था कि ब्रिटिशर्स बहुत सारे वॉर में अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, हार जा रहे थे। पहले ब्रिटिश का एक इमेज था कि दे वर इनफैलिएबल, मतलब उनको हराया नहीं जा सकता था। लेकिन क्योंकि इस तरह के वॉर्स में जब वो डिफीट पाए थे तो इंडियन मास में कहीं ना कहीं ये बात स्प्रेड हुआ कि इनको भी हराया जा सकता है। जैसे अफगान वॉर में वो हारे थे, पंजाब वॉर में हारे थे, क्रीमिया वॉर में हारे थे। सो दीज ऑल वेर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम चलते हैं एक बेसिक टाइमलाइन के ऊपर कि कैसे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, क्या रिवोल्ट को इग्नाइट किया, प्री रिवोल्ट। तो सबसे पहला जो रिवोल्ट देखा गया था वो सिपॉइज की ओर से देखा गया था।
क्योंकि उस समय एक गन था जिसको कहा जाता है एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स, ये राइफल क्रीमिया वॉर में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हुए थे। क्रीमिया के वॉर में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हुए थे, इसलिए इनको ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी लाया था। इंडिया में भी लाया था। और इन ये कहते थे कि इस गन का कार्ट्रेज जो था वो ग्रीस से पैच था। कार्ट्रेज जो था ग्रीस से पैच था और उसे माउथ से ओपन करना था। और आर्मी में ये सोल्जर्स में डिसकंटेंट था कि वो जो ग्रीस जो वो फैट है, वो जो फैट है वो दैट वाज पॉर्क, दैट वाज मेड ऑफ पॉर्क फैट, जो कि बोथ हिंदू एंड मुस्लिम के रिलीजन्स को हर्ट करता था। तो फर्स्ट जो रिवोल्ट देखा गया, मीन्स छोटा सा रिवोल्ट देखा गया था, 19 नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा देखा गया था बरहमपुर, वेर दे रिफ्यूज टू यूज़ द कार्ट्रेज। तो होता क्या है, इसको डिसबैंड कर दिया जाता है, मीन्स टोटल इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया जाता है एंड दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स देयर होम, टुवर्ड्स अवध। नेक्स्ट रिवोल्ट देखा गया था 1857 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च को मंगल पांडे जो थे उन्होंने अपने सीनियर को शूट कर दिया था। ये 24th नेटिव इन्फेंट्री के थे। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको इसको ध्यान रखना है कि कौन से इन्फेंट्री से थे। और उन्हें 10 दिन के अंदर ही उन्हें हैंग कर दिया गया था टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर वुड नॉट बी टॉलरेटेड। और मेजर आपका जो रिवोल्ट देखा गया था वो 23 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद पहला हुआ 29 मार्च, उसके बाद 23 अप्रैल, 29 मार्च 23 अप्रैल, जहाँ 3 लाइट कैवलरी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया और दे वर शाउटिंग स्लोगन्स कि अब मारो फिरंगियों को। सो these all 3 cavalry were also disbanded. They were also disbanded. अब ये जो डिसबैंडेड सोल्जर्स थे, ये सारे एक साथ दिल्ली की तरफ मूव करते हैं और फाइनली दे रीच 11 मई 1857 दे रीच दिल्ली। और वो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल एम्परर थे उन्हें एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करके और इनके बैनर के अंदर फाइट करने का डिसीजन लिया। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एरिया अफेक्टेड थे, कौन कौन से एरिया अफेक्टेड नहीं थे। एरिया अफेक्टेड जो आपका मेनली प्रोटेस्ट देखा गया था वो बंगाल और अवध के क्षेत्र में देखा गया था। पीपल ऑफ अवध एंड बंगाल वेर मोस्ट एक्टिव एंड पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट एंड सीपॉयज फ्रॉम नॉर्थ, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया केम एंड जॉइंड द सीपॉयज हु वर डिसबैंडेड। पीपल हु एंड द एरिया नॉट पार्टिसिपेटेड इंक्लूड पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस, द कोस्टल पीपल एंड द साउथ। द साउथ एंटायरली रिमेन साइलेंट, साउथ पूरा साइलेंट रहा, कोस्ट के लोग पूरा साइलेंट रहे। पंजाब और इवन सेंट्रल प्रोविंस के लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इनफैक्ट द गोरखा एंड पंजाबी सोल्जर्स फॉट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिश के साथ थे। और विल सी द प्लेसेस, द लीडर्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस। इस सेगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, बीपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र लीडर थे और इनके अगेंस्ट जो ऑफिशियल था वो निकोलसन था, जॉन निकोलसन। नेक्स्ट इज कानपुर में नाना साहिब एंड तात्या तोपे एंड दे वेर फाइटिंग अगेंस्ट कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में हजरत महल थी एंड शी वॉज ऑल्सो अगेंस्ट फेसिंग कॉलिन कैम्पबेल। 67th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झांसी में 1857 का लड़ाई में कौन इन्वॉल्व थी। तो शी वॉज नन अदर देन रानी लक्ष्मीबाई और ये ह्यूज रोज के अगेंस्ट लड़ी थी। इलाहाबाद में लियाकत अली और ये कर्नल नील के खिलाफ लड़ रहे थे। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट विलियम टेलर एंड विंसेंट टायर एंड विलियम टेलर। आई विल कवर बिहार को मैं एक्सटेंसिवली कवर करूँगा अगले वीडियो में, और ऐसे ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब कॉजेज ऑफ फेलियर पे हम चलते हैं और यहाँ से भी 69th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इस टाइप का था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट, ए बी सी, और आपको चुनना था ए और बी, ओनली ए, ऑल 3, इस टाइप से। तो जब तक आप टोटल कॉज को नहीं समझेंगे यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस द क्वेश्चन ऑफ 69th बीपीएससी।
सो द कॉजेज वेर वीक लीडरशिप और लीडरलेस कहा जा सकता है। स्वॉर्ड वर्सेस गन, जो इंडियन सोल्जर्स थे जो इंडियन रिवोल्ट कर रहे थे वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे या ओल्ड मीडियम पे थे, जैसे लाठी लिया होता उन्होंने, तलवार लिया होता, वेर एज ब्रिटिशर्स हैड गन, तो दे वर कम्प्लीटली आउटडेटेड बाय द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म एंड रीजनल इंटरेस्ट डोमिनेंट था। जो भी लीडर्स इन्वॉल्व थे यहाँ पे हर एक जगह से, उनमें यूनिटी की एक कमी देखी जा सकती थी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, लैक ऑफ प्लान था, लीडरलेस कहा भी जा सकता है इसको। और वो अपने लोकल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते थे, रीजनल इंटरेस्ट वाज डोमिनेंट। जो तो ये कहा जा सकता है कि ये जो 1857 था, दैट वाज डिवाइडेड बाय लीडर्स, region that was divided by region, that was divided by leaders, and that was divided by motive. So इतना बाइफर्केशन देखा गया था। और नेक्स्ट पॉइंट था कि कुछ हमारे ही लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे, जैसे सिंधिया, होलकर्स एंड निज़ाम, दे हेल्प ब्रिटिशर्स। तो ये भी एक यूनिटी की कमी को ही दर्शाता है। नाउ ये पॉइंट जानने के बाद आप 69 बीपीएससी का ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी विल मूव ऑन। 1857 एज डिस्क्राइब्ड बाय अदर्स। 1857 का रिवोल्ट ख़त्म होने के बाद इसे बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया और अपने हिसाब से इसे कॉन्टेम्पलेट किया। तो जैसे स्टैनली थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने बाद में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने स्टैनली, उनका ये स्टैंड था कि ये एक सिपॉय म्यूटिनी था। आरसी मजूमदार और सैयद अहमद खान वही थे जो दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को डिनाई करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, नेशनल स्ट्रगल एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कार्ल मार्क्स और वीडी सावरकर द्वारा कहा गया। ये भी एक 67 बीपीएससी का क्वेश्चन था कि 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या नेशनल स्ट्रगल किसने कहा था? इट वॉज वीडी सावरकर। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल, दैट वॉज सेड बाय रीस ने कहा था ये हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन का स्ट्रगल है। और हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, इट वॉज सेड बाय ऑटो रॉन टेलर। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम 1857 रिवॉल्ट, जितना मैंने आपको बताया। आप इससे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, वो इम्पॉर्टेंट है, विद टाइमलाइन कि कैसे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी जगह स्टार्ट हुआ और क्या क्या टेक्निक्स थे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, दे नाइदर अपोज द रिवोल्ट नाइदर सपोर्टेड, दे रिमेन न्यूट्रल, बिकॉज एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं था। एजुकेशन पॉलिसी हैड नॉट इवॉल्व दैट मच एंड दे वर नॉट इवन इन द पिक्चर। देख सकते हैं टेरिटरीज नॉट अफेक्टेड। और मैंने बताया था झांसी इन्वॉल्व थी, यहाँ से रानी बाई थी, जगदीशपुर से आपके कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर बिहार, एंड लखनऊ से आपके हजरत महल थे, So the correct answer is Chittor. So thank you for listening to this video.